कि सही विकल्प जो आएंगे वो 6 नंबर के आएंगे। इस तरीके से मैं अभी इनका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। पहले पेपर का पैटर्न समझा दूं, क्योंकि मैं मॉडल पेपर एमपी बोर्ड के लिए पहली बार करा रहा हूँ यूट्यूब पे, लेकिन मैं ऑफलाइन कोचिंग में हर साल कराता हूँ और बच्चे आराम से, मेरे कोचिंग से 95% तक बच्चों ने बनाई हुई है और गणित में पूरे में से पूरे नंबर लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जो जो भी गैसिंग बनाता हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा, कोचिंग की गैसिंग। और जो मॉडल पेपर है ये समझो सभी का निचोड़ है, सभी चीजों का निचोड़। मैं जो मॉडल पेपर सेट कर रहा हूँ आपको इनको अच्छे से करना है। ये देखो, ये रिक्त स्थान हो गए, तो रिक्त स्थान भी 6 नंबर के आएंगे और आपके जो सही विकल्प हैं वो भी 6 नंबर के आएंगे। तो ये आप समझ गए। इसके बाद मैं आपको बता दूं, तो सही जोड़ी की अगर मैं बात करूं, ये देखो ये सही जोड़ियां हैं। सही जोड़ी प्रश्न क्रमांक 3 में आएंगी, जो कि 6 नंबर में होंगी। इसके बाद जो आप देख सकते हो कि जो सत्य असत्य होंगे वो भी 6 नंबर में आएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पास होने के लिए हमें क्या करना होगा, एक शब्द वाक्य में उत्तर तो 6, और नंबर हमें डिक्टेंशन अगर लगाना है, डिक्टेंशन समझते हो ना, मार्कशीट में जो डी बना आता है, तो वो कितने नंबर का आएगा। तो ये जो पहला मॉडल सेट है बड़ी मेहनत से सेट किया गया है। अब एक एक सवाल को अच्छे से देखो कि कहाँ पे क्या भरना है। और मॉडल पेपर चाहिए तो बता देना, व्हाट्सएप पे मेरा जो नंबर है उस पे मैं पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, अभी वीडियो के बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे पहला सवाल दिया गया है कि द्विघात समीकरण, इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे द्विघात समीकरण मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे बस ध्यान रखना एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है। तो इसमें हमसे विविक्त कर पूछा गया है, तो बहुत ही आसान था। इसको कैसे कर सकते हो देखो ध्यान से, पहला सवाल अच्छे से सीख लो। अगर ये सवाल पेपर में आ गया तो आसानी से कर लोगे। देखो एक्स वर्ग माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0, ये था। अब इसमें विविक्त कर पूछा है, तो विविक्त कर हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें ए बी सी के मान पता चल जाए। तो यहाँ पे a बराबर जो x वर्ग के आगे लिखा रहता है, जो भी संख्या लिखी रहती है वो a का मान है। यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो a का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब इधर देखो b बराबर x के साथ में जो भी संख्या लिखी हुई है, ये देखो -4 लिखी हुई ना, तो b का मान हो जाएगा -4। इसी तरीके से c का मान हो जाएगा +4। यानी कि x वर्ग के आगे जो कुछ भी है वो a का मान होता है, समझ गए ना। और जो x के आगे होता है वो b का मान होता है, और जो संख्या लिखी होती है वो c का मान होता है। x वर्ग के आगे जो भी है वो a का मान, जो x के आगे है वो b का मान, और जो संख्या है वो c का मान। अब विविक्त कर पूछा, विविक्त कर कहलाता है d, और d का मान क्या होता है, v वर्ग -4ac। ये विविक्त कर का सूत्र होता है, जो याद कर लेना, v वर्ग -4ac। अब यहाँ से क्या होगा, b का मान कितना है, -4, तो -4 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। -4, a का मान कितना है अपना, 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा, और c का मान कितना है, 4, तो 4 हो जाएगा। अब इसको अपन करेंगे तो 4 का वर्ग -4 का वर्ग +16 हो जाएगा, और माइनस और 4 चौके 16, तो 16 से 16 कैंसिल, यानी अपना उत्तर कितना आ गया, अपना उत्तर 0 आ जाएगा। यानी पहले का जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो समझ गए ना आप। तो ये जो है अपना पहला, अपन इसको सही कर देते हैं। अब दूसरा है कि समांतर श्रेणी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी है। 10 7 4 का 10वां पद क्या होगा, काफी आसान है, इसको कैसे कर सकते हो देखो। 10वां पद पूछा है, तो देखो प्रथम पद क्या है, जो पहले नंबर पे लिखा है, कितना लिखा है, 10 लिखा है। अब सार्वंतर कितना है, डी बराबर सार्वंतर क्या होगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी 7 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब पूछा क्या है, 10वां पद, तो 10वें पद का फॉर्मूला a10 बराबर क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, और समांतर श्रेणी पढ़ा रखी है, पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो देखो 10वां पद कैसे लिखोगे, a प्लस, और 10वां पद है ना, तो 9d कर दो, यानी कि एक कम करके d लिख दो। a तो लिख गया, और a तो लिखना ही लिखना है, लेकिन जैसे 10वां पद है तो 9d कर दो। जैसे अगर कोई पूछता 50वां पद, तो इसको लिख सकते थे a प्लस 49d। अब समझ में आया कि नहीं, कि एक कम करके d लगा देते हैं, तो 10वां पद है। अब देखो a का मान कितना है अपना, a का मान 10 है, तो a की जगह पे 10 रख देंगे, +9, और d का मान कितना है, d का मान है -3, तो d की जगह पे -3 रख देंगे। अब हमने देखा यहाँ पे कि 10 और 9 तिया कितने हो गए, 27, यानी 9 तिया -27 हो गया। तो 27 में से 10 चले गए तो -17 बचेगा, यानी ऑप्शन में हमें देखना होगा कि -17 कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है -17, यानी ये दूसरा भी अपन सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 0,5 और -5 0 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बहुत आसान है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है।
तो इसमें से इसको घटा के देखो, रूट लगाना सबसे पहले। देखो रफ रफ में कैसे करते हैं बीच की दूरी। पहले पद में से पहले पद को घटा के वर्ग कर दो, यानी -5 में से 0 को घटाओ और इसका वर्ग कर दो, बीच में प्लस लगेगा ही। और फिर दूसरे में से दूसरा पद घटा के वर्ग कर दो, यानी 0 - 5 का वर्ग। आपने पढ़ा होगा बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। अब देखो इसके बाद क्या करना है, -5 का वर्ग क्या होता है, -5 का वर्ग +25 हो जाएगा। 5 का वर्ग क्या होता है 25, और -5 का वर्ग भी कितना हो जाएगा 25। 25 और 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 किसको लिख सकते हैं, तो देखो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 50 के गुणनखंड 5 × 5 × 2। कैसे, 5 25, 25 दूनी 50। तो हम 5 के गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें 5 की जोड़ी बनेगी तो 5 बाहर आ जाएगा, √2 भी इधर रह जाएगा, यानी 5√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में थोड़ा नहीं आ पा रहा है तो आप बता देना कमेंट में कि सर थोड़ा स्लो समझाइए, अगले वीडियो से मैं थोड़ा और स्लो समझा दूंगा, ठीक है। अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपन को तैयारी देखो अच्छी करनी है, उसके लिए मैं लगातार आपके लिए वीडियो लाऊंगा, और खासकर MP बोर्ड के बच्चों के लिए इस बार मैं खास कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप भी देखिएगा, एक एक जितने भी मॉडल पेपर मैं करा रहा हूँ सभी को अच्छे से देखना है। अगला क्वेश्चन है कि यदि धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की √3 गुना हो। देखो इस सवाल को ऐसे करते हैं, जैसे मान लो ये व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये धरती पर उसकी छाया बन रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति की छाया है, यानी ये चीज जो व्यक्ति की छाया है वो ऊंचाई की, मान लो ऊंचाई h है, तो ऊंचाई की कितनी गुना है √3 गुना, यानी ऊंचाई की √3 गुना हो जाएगी छाया। तो ऊंचाई h होगी तभी तो h की 3 गुना होगी, √3 गुना, तो ये हो गई छाया। अब यहाँ से इसको मिला देते हैं ताकि त्रिभुज बन जाए। अब इन्होंने पूछा है कि कोण कितना होगा, तो थीटा पूछा है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो थीटा है ये निकालना है, तो अपन ऐसा करेंगे कि tan थीटा का ही सूत्र लगा देंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी h/h √3 हो जाएगा। तो h से h कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा कितना मिलेगा अपन को, tan थीटा बराबर मिल जाएगा 1/√3। अब ये भी हमें अच्छे से पता है कि tan में 1/√3 किसका मान होता है, तो अपन ने कहा कि ये 1/√3 जो होता है वो tan 30 का मान होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। और अगर हम देखें तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, ये तो आपको पता है। तो हमने इसकी जगह पे क्या लिख दिया tan 30, तो tan से tan कैंसिल, तो थीटा का मान कितना दिखाई दे रहा है 30 अंश। तो यहाँ पे हम समझ पाए कि थीटा का मान कितना था 30 अंश। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका A नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। वृत्त के किसी स्पर्श रेखा, देखो इस चीज को अच्छे से समझना होगा कि जैसे भी कोई वृत्त है, जैसे कोई वृत्त है, ये मान लो कि ये वृत्त है, तो अगर हमें इस पे स्पर्श रेखा खींचनी किसी वृत्त पे, तो स्पर्श रेखा क्या करती, केवल वृत्त को स्पर्श करते हुए जाएगी। तो स्पर्श करेगी तो एक ही बिंदु होगा, और अगर छेदक रेखा पूछी होती तो छेदक रेखा वृत्त को छेदती हुई निकलती है, तो इसमें 2 बिंदु निकलते हैं, ठीक है। तो पूछी गया है स्पर्श रेखाओं की संख्या, तो 1 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि x - 2 y बराबर 0 और 3x धन 4y -20 बराबर 0 पर रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर है, समपाती हैं, इनमें से कोई नहीं। काफी अच्छा सवाल है, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि जैसे हमें दिया गया है कि x - 2y बराबर 0, ये दिया गया है। दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, 3x + 4y -20 बराबर 0। क्लियर है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बना देंगे और इसको समीकरण 2 बना देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से a1 का मान निकाल लेंगे, b1 का मान निकाल लेंगे और c1 का मान निकाल लेंगे। उसी तरीके से a2 का मान निकालेंगे, b2 का मान निकालेंगे और c2 का मान निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ से आएंगे सर ये, देखो x के आगे कुछ, यहाँ पे x के आगे जो भी है वो a1 है, y के आगे जो कुछ भी है, जो भी गुणांक है चिन्ह सहित लिखना है वो b1 है, और इसी तरीके से यहाँ x के आगे जो भी है वो a1 है, ये y के आगे जो भी c1 है, यहाँ पे b1 है, और ये आखिरी में c1 है। तो चलो लिखते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि यहाँ पे 2y और प्लस मान लेते हैं कोई संख्या होगी, जैसे मान लो यहाँ पे कोई संख्या लिखी नहीं है आई थिंक, तो ये मिसप्रिंट हो रहा है 1/3, तो यहाँ पे कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लो 3 ले लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अद्वितीय हल है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। केवल x के आगे 1 है और यहाँ x के आगे 3 है, बस इतना कर दो। y के आगे कितना है -2,
यहाँ बाई के आगे क्या कितना है 4, यहाँ संख्या क्या है 3, यहाँ संख्या क्या है 20 माइनस का 20। अब देखो हम देख रहे हैं कि a1 बटे a2 अगर हम निकालें तो a1 बटे a2 कितना आ गया 1 बटे 3, और b1 बटे b2 कितना आ गया, तो b1 बटे b2 अपना आ गया -2 बटे 4, यही आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है ना, तो क्या लिखोगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो ये कब शर्त होती है, जब अद्वितीय हल हो। और अद्वितीय हल में मैंने आपको कई बार सिखाया कि जो अद्वितीय हल होता है उसमें रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं, और एक ही हल होता है, तो इसलिए बोलते हैं अद्वितीय हल, यानी दूसरा नहीं केवल एक ही हल। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि इसमें रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है कि मूल वास्तविक नहीं होते यदि, अगर इसके मूल वास्तविक कब नहीं होते, जब d का मान कैसा हो, ऋणात्मक हो। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो d है अपना वो छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, ठीक है। तो ये इस स्थिति में मूल वास्तविक मूल नहीं होते बल्कि काल्पनिक होते हैं। वह अनुक्रम जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती पद से निश्चित अंतर रखता है, वह अनुक्रम मतलब श्रेणी, जिसमें प्रत्येक पद पूर्ववर्ती यानी पहले वाले पद से निश्चित अंतर रखता है, तो उसे क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या भर दोगे, सार्वंतर। अगला क्वेश्चन है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप हैं यदि उनके संगत कोण कैसे हो, संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपातिक हो, ठीक है, या अनुपातिक हो भी लिख सकते हैं, समानुपातिक हो। तो इस तरीके से हमने ये 3 खाली स्थान भर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2a,0 और 0,2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालोगे। देखो मैं बता दे रहा हूँ निकाल के। यहाँ पे मध्य बिंदु जैसे 2a और 0 है, और यहाँ पे क्या लिखा है 0 और 2b, इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो क्या करोगे, इसमें इसको जोड़ोगे और बटे 2 कर दोगे, और इसमें इसको जोड़ोगे और बटे 2 कर दोगे, यानी x1 प्लस x2 इस तरीके से है, और y1 प्लस y2। क्यों, क्योंकि ये जो पहला निर्देशांक होता है ये x1 है, और ये जो दूसरा निर्देशांक है ये y1 है। ये फिर से पहला निर्देशांक है, इसे x2 कहेंगे, और दूसरा क्या है y2 है। समझ पा रहे हो। तो क्या होगा, सीधा आप तो पहले में पहला जोड़ो और बटे 2 कर दो, कॉमा दूसरे में दूसरा जोड़ो, यानी 0 में 2 भी जोड़ दो और बटे कितना कर दो, 2 कर दो, बस। तो अब ये 0 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a बटे 2, इसको लिख सकते हैं 2b बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो a और b ऑप्शन में आ जाएगा, a b। यहाँ पे क्या भर दोगे, a b, निर्देशांक क्या आ जाएंगे, a b। इस सवाल को अच्छे से तैयार करना, ये आ सकता है इस बार। अगला है कि एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह क्या कहलाती है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें, मैंने आपको बताया कि जैसे कोई वृत्त है, यहाँ पे क्या लिखा है वृत्त, एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, यानी यहाँ पे भी और यहाँ पे, तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी ना। तो छेद प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, छेदक रेखा। यहाँ पे छेदक रेखा भर देना आप। अगला है कि एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो, परिबद्ध क्या कहलाता है। देखो ये वृत्त है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो त्रिज्याओं, तो यहाँ केंद्र से ये त्रिज्या, एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हो, तो ये कहलाता है त्रिज्य खंड। तो ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, इसमें आप त्रिज्य खंड भर दोगे और बहुत अच्छे से इसको करना है। तो अब आते हैं हम सही जोड़ियां पे। तो सही जोड़ियां आप बना लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r वर्ग h होता है। तो मैं यहाँ पे नंबर कितना डाल देता हूँ, चौथा। ठीक है, ध्यान से बनानी होती सही जोड़ियां। और भाई साहब 2 बहुपदों का गुणनफल, 2 बहुपदों का गुणनफल क्या होगा, 2 बहुपदों का गुणनफल बहुपद ही होता है, तो ये अपना हो जाएगा 5वां। ठीक है, और टेन थीटा, अब साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 लिखा है, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, टेन 0, टेन थीटा है ये, सॉरी टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, तो ये हो गया तीसरा। ठीक है,
अब क्या बचा, दो बहुपदों का गुणन या दो परिमेय व्यंजकों का योग। अब इन दोनों में से आपको लगाना, दो परिमेय व्यंजकों का योग बहुपद नहीं हो सकता, तो ये इसका छठवां सही हो जाएगा। और बचा क्या, दो बहुपदों का गुणन, तो ये तो हो ही गया है। अब क्या बचा अपने पास, सेक थीटा, तो सेक थीटा लिखा है, ये 2 नहीं होगा, तो सेक थीटा का क्या होता है, 1/1 कॉस थीटा, ये थोड़ा सा 1 कॉस थीटा, तो ये पहला हो जाएगा। तो समझ गए ना, इस तरीके से आपको कर देना है। सत्य असत्य में प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यस बिल्कुल सत्य है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, तो परिमेय संख्या तो वास्तविक होगी ही होगी। अगला है कि px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ये भी सही है। समांतर श्रेणी के किन्हीं दो पदों का अंतर सार्वंतर होता है, ये भी सही है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते, समरूप त्रिभुज मतलब देखने में एक से कोई छोटा बड़ा होगा तो क्षेत्रफल बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे क्रॉस आ जाएगा। त्रिज्या वाले त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr, बिल्कुल सही है। बेलन का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता नहीं होता है, बेलन का आयतन में 1/3 नहीं होता बल्कि पाई आर वर्ग एच होता है, तो ये तो असत्य है। यानी कि ऊपर के 3 सत्य, बीच में एक असत्य, फिर सत्य और फिर असत्य। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मॉडल पेपर में और कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है। देखो ये 5वां क्वेश्चन है, एक शब्द वाक्य में उत्तर। तो इसमें यदि a बराबर बी क्यू हो तो a और b में क्या संबंध है। तो देखो a बराबर बी क्यू यूक्लिड विभाजन से ये पूछ लिया गया है, हालांकि ये सिलेबस से हटा दिया गया है लेकिन ऑब्जेक्ट ये पूछ लिया गया है। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि यहाँ पे होता क्या है कि जैसे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ b कोई भाजक है, a कोई पूर्णांक है और यहाँ पे q जो है भागफल है और r जो है वो शेषफल बनता है। तो अगर r 0 है यानी शेषफल 0 है तो a बराबर क्या बनता है, बी क्यू। तो अपन क्या कहते हैं, a और b में क्या संबंध है, तो अपन लिखेंगे कि a, यदि a बराबर तो a और b में क्या संबंध है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि शेषफल तो आएगा 0 तभी तो a बराबर बी क्यू होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस 0, तो ये संबंध हम लिख सकते हैं बी क्यू प्लस 0 यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो आप इसको देख भी सकते हो, ऐसे ही करना है। और आगे देखिए, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तकर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे। देखो विविक्तकर यदि 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, मूल समान होंगे। अगला है कि समकोण त्रिभुज का प्रमेय लिखिए, प्रमेय का नाम लिखिए, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पाइथागोरस प्रमेय, ये समकोण त्रिभुज के प्रमेय का नाम हो गया। और आगे आप लिखोगे कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी क्या होगी। तो देखो मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0, और अपना बिंदु क्या है, एक्स वाई, इससे बीच की दूरी निकाल दो, √x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y², ये लिख देना यहाँ पे, √x² प्लस y²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझना। जब वस्तु आंख की क्षैतिज रेखा से ऊपर हो तो उसे देखने के प्रक्रिया में हमारी दृष्टि जिस कोण से को मुड़ जाती है उसका क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्यों, क्योंकि हमें ऊपर देखना पड़ रहा है तो ऊपर आंखें करनी पड़ रही, तो उन्नयन कोण कहेंगे। बहुत ध्यान से समझना इन सब चीजों को। आगे है सार्वधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, इसे बहुलक कहते हैं, सभी जानते हैं बहुलक। ठीक है, अब भाई साहब क्वेश्चन देखने की बारी है। तो ये जो 6वां क्वेश्चन है ये अच्छे से तैयार कर लेना इस साल के लिए, 2025 के लिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है, सत्य उदाहरण दीजिए, कारण दीजिए। ठीक है, अथवा 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पूर्णांक को 26 और 91 के एचसीएफ और एलसीएम की जांच करना है। तो ये आप प्रश्न देख लीजिए एक बार, और सभी प्रश्नों को अपने सेल्फ जिम्मेदारी के साथ में इनको सॉल्व कर लेना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत जाती है तो आप मुझे जरूर बताना। और जितने भी मॉडल पेपर है इनका सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं, तो जल्दी ही पीडीएफ आ जाएगी। और बाकी आप इन चीजों को अच्छे से तैयार करिए। अगर पीडीएफ ना भी आए तो आप इनको खुद से करिए, ठीक है। कहीं से भी आप मेरा वीडियो देखिए, किसी और का देखिए, लेकिन आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से करने हैं। ये इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। इनको आप वीडियो को पॉज कर करके टिक लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं 5 मॉडल पेपर बताऊंगा, तो सभी मॉडल पेपर के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो एक जगह पे और इनको अच्छे से तैयार कर लो,
है ना। आपको इन पे कई तो ऐसे होंगे जो बनते होंगे, कई ऐसे होंगे नहीं बनते होंगे, तो उनको भाई तैयार कर लेना है, ठीक है। ये देखो 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं, ये मॉडल पेपर में है। और 5 मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, सभी मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लेना परीक्षा के पहले। मैं गारंटी लेता हूँ कि पूरा पेपर यहीं से आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये संकेंद्रीय वाला, फिर यहाँ पे छतरी वाला क्वेश्चन है। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे 20 किलोमीटर तैर सकते, ये वाला क्वेश्चन। ये गोलाकार कांच की बर्तन बेलनाकार, ये इस तरीके से। और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये सब इससे है, पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले और आयतन से। और आखिरी क्वेश्चन ये है, अथवा एक खिलौना ये। तो ये था मॉडल पेपर 10 मार्च का। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयार कर लोगे। और ऐसे ही और कौन कौन से वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। और जो मेरा नंबर है वो आप सुन लीजिए, 91 31 47 10 72। इस पे आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स देखो, मैथ का नोट्स आपको मिल जाएगा, मैथ का एनसीईआरटी का, जिसका मिनिमम प्राइस मैंने रखा है 100 रुपये मात्र। आप चाहो तो साइंस का भी ले सकते हो नोट्स, उसका भी मिनिमम प्राइस 100 है। तो ये 2 चीजें मिल जाएंगी। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको जो है वो, अगर मैं मॉडल पेपर की, तो वो तो आपको मैं ऐसे ही भेज दूंगा, उसकी कोई प्राइस नहीं लूंगा। बाकी एमपी बोर्ड की खास तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑनलाइन कोचिंग, ध्यान रखना, फ्री ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।